दोस्तों ज्योमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत अप्रदनात्मक और निक्षेप जनित स्थलाकृतियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं। अप्रदनात्मक एवं निक्षेप जनित स्थलाकृतियों के संदर्भ में बात कर रहे हैं नदी के द्वारा। जैसा कि कल वाली क्लास में मैंने अवगत करा दिया था नदी के कार्य क्या क्या हैं। नदी त्रिपद कार्य करती है, त्रिपद या त्रिकल कार्य करती है, अप्रदन परिवहन और निक्षेपण करती है। अप्रदन परिवहन निक्षेपण करती है और तदोपरांत इस स्थल पर विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। हम ज्योमॉर्फोलॉजी के स्टूडेंट होने के नाते अपन इन स्थलाकृतियों को कहेंगे कि तीसरे प्रकार के उच्चावच का निर्माण नदी के द्वारा होता है, या दूसरे शब्दों में अपन कहें कि नदी एक बहिर्जात बल है, या नदी एक एक्सोजेनेटिक फोर्स का काम करती है। नदी के द्वारा जो भी लैंडस्केप बनेंगे वो तीसरे प्रकार के उच्चावच कहलाते हैं। उच्चावच के संदर्भ में पूर्व वीडियो में हमारी बात हो चुकी है कि उच्चावच तीन प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उच्चावच, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच और तृतीय श्रेणी के उच्चावच। प्रथम श्रेणी के उच्चावच के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर आते हैं, जो कि इस पृथ्वी तल पर सबसे पहले बने हैं। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत वे उच्चावच आते हैं जो कि आंतरिक बलों के परिणाम स्वरूप इस पृथ्वी तल पर बने हैं। एंडोजेनेटिक फोर्सेज के परिणाम स्वरूप इस पृथ्वी तल पर जो भी लैंडस्केप बने हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मगन तट, महासागरीय गर्त, ट्रेंच, कटक, इन सबको अपन द्वितीय श्रेणी के उच्चावच कहते हैं। और तृतीय श्रेणी के उच्चावच वे उच्चावच हैं जो बहिर्जात बलों के परिणाम स्वरूप बनते हैं, यानी पृथ्वी तल पर बाहरी शक्तियों के परिणाम स्वरूप निर्मित सभी उच्चावच तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। देखिए यहाँ जो बहिर्जात बल है, नदी, पवन, हिमानी, सागरीय लहरें, भूमिगत जल, ये पांचों कारक बहिर्जात बल कहलाते हैं, जो कि इस सतह पर अनाच्छादन मीन्स अपक्षय, अप्रदन, मास वास्टिंग का काम करते हैं। और अनाच्छादन के तदोपरांत इस पृथ्वी तल पर अप्रदनात्मक और निक्षेप जनित स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। ये जो अप्रदनात्मक और जो निक्षेप जनित जो स्थलाकृतियां हैं, ये सभी दोस्तों तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं। कभी कभी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक सीधा प्रश्न बन जाता है कि निम्नलिखित में से प्रथम श्रेणी का उच्चावच है, या द्वितीय श्रेणी का उच्चावच है, या निम्नलिखित में से तृतीय श्रेणी के उच्चावच है। तो देखिए रटने की कोई जरूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि प्रथम श्रेणी के अंतर्गत महाद्वीप और महासागर आते हैं। द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत पर्वत, पठार, मैदान, घाटियां और महाद्वीप जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है, या कॉन्टिनेंट ओशनिक जो क्रस्ट है, महासागरीय क्रस्ट पर अंतर्जात बलों के परिणाम स्वरूप जो भी लैंडस्केप बने, चाहे वो ट्रेंच हो, चाहे मगन तट हो, चाहे कटक हो, वो भी दोस्तों एक तरह से द्वितीय श्रेणी के एक बेस्ट एग्जाम्पल है। लेकिन तृतीय श्रेणी के अंतर्गत जो बहिर्जात शक्तियों के परिणाम स्वरूप बने, एक्सोजेनेटिक फोर्सेज के परिणाम स्वरूप निर्मित सभी जो उच्चावच है, वो दोस्तों इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो देखिए हम आपके स्कूल लेक्चर जो सिलेबस है, स्कूल लेक्चर सिलेबस के अंतर्गत जो शामिल किया गया है, वो किया गया है नदी, उसके कार्य और उसके लैंडस्केप। दूसरा आपके इसमें सिलेबस में लिखा हुआ है हिमानी के कार्य और उसके द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। तीसरा इसमें जो लिखा हुआ है पवन या उसके कार्य और उनकी स्थलाकृतियां। मतलब तीन एक्सोजेनेटिक फोर्सेज की यहाँ पर आपके सिलेबस में बात की गई है। लेकिन मेरा मानना है कि अपन पांचों ही एक्सोजेनेटिक फोर्सेज और उनके लैंडस्केप के संदर्भ में बात करेंगे, क्योंकि कोई ना कोई लैंडस्केप यहाँ से पूछ लिया जाता है। जैसा कि विगत प्रश्न पत्र में 2 या 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड हुए थे। मैं चाहता हूं कि आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं हो, सभी प्रश्न सही हो गए। तो बेसिक जो फंडामेंट है वो आपके क्लियर होना चाहिए। काफी बच्चे मेरे जो स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं एक बार सभी का अभिवादन करता हूं, सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप समय निकाल करके मुझे सुन रहे हैं और अपने लक्ष्य को प्रलक्षित करने के लिए आप प्रयत्नशील हैं। निश्चित रूप से आपको दोस्तों उपलब्धियां मिलेगी। सभी का धन्यवाद। सभी को मैं एक साथ ही बोल रहा हूं, मैं नाम नहीं बोलूंगा। काफी लोग मेरे स्क्रीन पर जुड़ चुके हैं, सभी का धन्यवाद। लगातार मुझे जब तक मेरी क्लास चले, जब तक मुझे सुनिए और ध्यान से एक एक शब्द को दोस्तों आपको ध्यान से देखना है। शायद आवाज क्लियर आ रही होगी, कहीं भी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आपको लगे, आवाज नहीं आ रही हो, दिखाई नहीं दे रहा हो, तो आप लघु संदेश आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि सर आवाज नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रहा।
तुरंत हमारा टेक्निकल टीम वहां बैठी हुई है, तुरंत इसको दुरुस्त कर देगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ हम नदी, ये जो कल वाला जो वीडियो था उसमें अपन ने जो बात की थी वो नदी के कार्य की बात की थी, नदी के त्रिपद कार्य की बात की थी, और नदी के त्रिपद कार्य के अंतर्गत नदी के अपरदन का सामान्य सिद्धांत और नदी परिवहन का छठी शक्ति का सिद्धांत, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट थे। जो छठी शक्ति के सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो गिलबर्ट साहब ने किया था। किसने किया था? वो गिलबर्ट महोदय ने किया था। उसके बारे में अपन ने कल बात कर ही ली थी। अब मैं ये दोबारा रिवर्स नहीं करूंगा, लेकिन आपको वहां से सामान्य सिद्धांत, अपरदन के सामान्य सिद्धांत को याद रखना है। जो प्रश्न हो सकता है कि यदि नदी का वेग दुगना कर दिया जाए तो अपरदन शक्ति क्या होगी, या यदि नदी का वेग आधा कर दिया जाए तो नदी की परिवहन शक्ति क्या होगी। यहाँ से दो इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से दोस्तों सामान्य रूप से बनते हैं, तो वो चीज आपको देखना है। अब इसी क्रम में अपन आगे बढ़ रहे हैं। रिवर, देखिए आपको नदी की अपरदनात्मक शक्तियां, अपरदनात्मक लैंडस्केप पढ़ने से पहले जो ध्यान देना है नदी के, क्योंकि अभी काफी बच्चों को शायद इस संदर्भ में मालूम नहीं होगा कि नदी के प्रकार क्या क्या हैं। देखिए आप लिखते चलें, जितना लिखोगे उतना बढ़िया रहेगा। नदी प्रकार, टाइप्स ऑफ रिवर। देखिए नदी जो प्रकार है उसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है सीक्वेंट, क्रमवती नदी, सीक्वेंट रिवर। ईमानदारी के साथ रजिस्टर उठा ले, सीक्वेंट रिवर। आप मेरे साथ साथ अगर सिलेबस करना चाहते हो तो गंभीरता के साथ रजिस्टर उठा लें, आप मेरे साथ आराम से सिलेबस को कर लेंगे। यस, तो देखिए अपन यहां सबसे पहले क्रमवती नदी, सीक्वेंट रिवर। दूसरा है अक्रमवर्ती, इनसीक्वेंट। इनसीक्वेंट रिवर, देखिए नाम से जाहिर है क्रमवती नदी का मतलब यह है कि जो ढाल का अनुसरण करे, जो ढाल के अनुसार बहे, जिधर ढाल होगा उस तरफ वो हमेशा बहती रहे। देखिए अपलिफ्टमेंट की प्रक्रिया चालू है और उसके अनुसार ढाल चेंज होता रहता है। लाखों वर्षों में चेंज, बदलाव पृथ्वी की सतह पर होता रहता है। जैसे ढाल होता है वैसे वो नदी बहती रहती है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि हमारे जैसे प्रायद्वीपीय पठार की जो बहने वाली नदियां हैं वो अपने ढाल का अनुसरण करती है सामान्यतः। तो लगभग वो सभी जो नदियां हैं वो एक तरह से वर्तमान के संदर्भ में सीक्वेंट रिवर के एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है। इनसीक्वेंट का मतलब है कि जो ढाल प्रवणता का अनुसरण न करके बल्कि उसके उत्थान के साथ अपना समायोजन करती है, यानी अपनी डायरेक्शन स्वयं तय करती है। इनको कहते हैं इनसीक्वेंट रिवर या अक्रमवर्ती नदियां। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल से बहुत बढ़िया तरीके से याद हो पाएंगे। हिमालय से निकलने वाली नदी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र। दोस्तों सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र, जैसे आपने प्राचीन नदी का नाम सुना होगा इंडो बर्मा, इंडो यानी इंडस, बर्मा यानी ब्रह्मपुत्र। पहले ये एक ही नदी थी जो तत्कालीन 33 सागर में गिरती थी, लेकिन 33 सागर के स्थान पर अब क्या हो गया है, आज हिमालय पर्वत बन गया। लेकिन आज ये नदियां, इन्होंने हिमालय पर्वतमाला को अपरदित करती हुई, हिमालय पर्वतमाला का अनाच्छादन करती हुई अपने डायरेक्शन को यथावत बनाए हुए है। हिमालय पर्वतमाला बन रहा है, उत्थान जारी है, लेकिन इसके ऊपर वर्तमान में वो नदियां अपने मार्ग को एक निश्चित दिशा में बनाए हुए है। मीन्स अपना मार्ग स्वयं समायोजित कर रही है। संबंधित जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इनका समायोजन कर लिया है। तो एक तरह से अपन ये कहें कि सिंधु बर्मा और जो गंगा है वो एक तरह से इनसिक्वेंट रिवर के बेस्ट एग्जाम्पल है कि हिमालय का उत्थान होने के बावजूद भी संबंधित नदियां अपनी दिशा को समायोजित किए हुए। तो यहाँ पर दो प्रकार की दोस्तों यह रिवर हम बात करेंगे, सिक्वेंट रिवर और इनसिक्वेंट रिवर। सिक्वेंट रिवर जो हमेशा ढाल के अनुसार, ढाल चेंज हुआ नदी चेंज हुई, ढाल चेंज हुआ नदी चेंज हुई। तो इसमें
जो इम्पोर्टेंट है सीक्वेंट रिवर के अंतर्गत, इसमें भी हम अलग अलग प्रकार की नदियों की बात करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं अनुवर्ती। अनुवर्ती नदी हम पढ़ते हैं अनुवर्ती, अंग्रेजी में इसको कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। कॉन्सिक्वेंट कॉन्सिक्वेंट रिवर। दूसरी नदी है परवर्ती नदी। परवर्ती नदी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्सिक्वेंट। परवर्ती नदी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्सिक्वेंट। नेक्स्ट जो दूसरी है, इसको थोड़ा सही कीजिए, सबसिक्वेंट। एक थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, सबसिक्वेंट। परवर्ती नदी का मतलब सबसिक्वेंट। नेक्स्ट प्रत्यानुवर्ती। अभी मैं मैप से आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। प्रत्यानुवर्ती जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ऑब्सिक्वेंट। ऑब्सिक्वेंट रिवर। और एक होती है नवानुवर्ती। नवानुवर्ती नवानुवर्ती नदी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिसिक्वेंट। मेरे साथ के साथ दोस्तों नोट करते चलें ताकि आपके नोट्स में रिसिक्वेंट। तो देखिए यहाँ कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट, रिसिक्वेंट। अभी इनका क्लासिफिकेशन दोस्तों चलो मैं यही नोट कर देता हूं। ये जो रिवर सिस्टम है ये दो प्रकार की होती है। एक होती है पूर्ववर्ती, एंटीसीडियंट। दूसरी होती है सुपर इम्पोज्ड दो हो गई, पूर्ववर्ती और अध्यारोपित। इसके अंतर्गत दो नदियां हो गई है, पूर्ववर्ती नदी और अध्यारोपित नदी। तो देखिए जो सबसे पहले अपन जो बात कर रहे हैं वो क्रमवर्ती नदियों की बात कर रहे हैं, जिसमें अनुवर्ती है, परवर्ती है, प्रत्यानुवर्ती है, नवानुवर्ती है। तो इसमें देखिए एक मैं डायग्राम बना रहा हूं आपको आगे वाले पेज पे। जैसे कि ये मुख्य नदी, ये मुख्य नदी किसी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर ये मुख्य नदी बह रही है। इस मुख्य नदी, ये मुख्य नदी अपने ढाल का अनुसरण कर रही है। इसका ढाल नॉर्थ से साउथ है, उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका ढाल है। ये नदी चल रही है। इस मुख्य नदी को ही हम दोस्तों कहते हैं अनुवर्ती नदी। मुख्य नदी को ही अपन क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदी। मुख्य नदी जो ढाल की दिशा के अनुसार चल रही है, इसी को अपन क्या कहते हैं? अनुवर्ती नदी। यस, मतलब कॉन्सिक्वेंट, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे? कॉन्सिक्वेंट। नेक्स्ट देखिए इसकी सहायक नदी। मान लीजिए ये कोई नदी है जो इसमें आकर के मिलती है, ये इस तरह से आके इसमें मिल गई, यानी ये मुख्य नदी की क्या हो गई? मुख्य नदी की ये सहायक नदी हो गई। इस जो सहायक नदी है
इसको हम हिंदी में कहते हैं प्रवृत्ति नदी। अंग्रेजी सबसिक्वेंट। इसी प्रकार से अब ये प्रवृत्ति नदी हो गई। लीजिए इस प्रवृत्ति नदी में कोई दूसरी नदी इस तरह से जाकर के मिल जाती, यानी इस तरह से इसमें जाकर के मिल गई, यानी प्रवृत्ति नदी की सहायक नदी। प्रवृत्ति नदी की जो सहायक नदी है ये हो गई प्रत्यानुवर्ती। इसको कहेंगे प्रत्यानुवर्ती। अंग्रेजी में कहते हैं ओबसिक्वेंट। ओबसिक्वेंट रिवर, ओबसिक्वेंट रिवर जो प्रवृत्ति नदी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए उसी मतलब एक ही जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर ये दोस्तों चल रही है। सर जी स्लाइड बैक करो। यस अभी करेंगे, यस बेटा मैं अभी बैक कर दूंगा, डोंट वेरी। अभी मैं एक बार इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये जो मुख्य नदी, यदि इस मुख्य नदी के पैरेलल और कोई दूसरी नदी धीरे धीरे तैयार हो जाए, मतलब बाद में तैयार हो जाए और उसी दिशा में बहने लग जाए, इस तरह से अगर बहने लग जाए, यानी एक तरह से इस मुख्य नदी के पैरेलल या इस मुख्य नदी के समानांतर अगर बहने लग जाए, तो दोस्तों इस प्रकार की जो नदी है वो कहलाती है नवानुवर्ती। नवानुवर्ती जिसको अंग्रेजी में अपन कहते हैं, इसको कहते हैं रिसिक्वेंट। अंग्रेजी में कहते हैं रिसिक्वेंट। रिसिक्वेंट यानी इस मुख्य नदी के पैरेलल बहने लग गई, उसको क्या कहते हैं नवानुवर्ती। तो देखिए दोस्तों यहाँ जो सीक्वेंस है अगर इसकी बात करें तो मुख्य रूप से जो अपनी नदियां पड़ी है 4 प्रकार की, E 1 2 3 और 4, यानी 4 प्रकार की नदियां। ये सभी क्रमवर्ती नदियां। कैसी नदियां? ये क्रमवर्ती नदियां, सीक्वेंट नदियां हैं। सीक्वेंट नदियां वो होती है जो कि ढाल प्रवणता के अनुसार चलती है। बस एक ही लाइन याद रखनी है जो कि स्लोप ग्रेडियंट का व्यवहार करती है, ढाल के अनुसार बहती है और उसके अनुसार जो चलती है। अब देखो अपन इसको ब्रीफ में याद कैसे करेंगे। मैंने देखिए आपसे यहां आप ढंग से देखना मैंने क्या क्या शब्दावली यहां यूज की है। इसको इसको भी अंग्रेजी में लिख दीजिए कॉन्सिक्वेंट, अब एक एक शब्द को उठाइए आप। कौन, सब, ओब और री, यानी इस सिस्टम के अंतर्गत मैं थोड़ा सा वापिस बेक दे रहा हूं, इधर देखिए आप। कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट और रिसिक्वेंट। आपको पूरा याद नहीं करना है मित्रों, आपको शॉर्ट आउट करना है, हर चीज को शॉर्ट आउट करना है। बस सीक्वेंट बार बार नहीं बोलना है। आप बोलेंगे कौन, सब, ओब, री। आप बोलेंगे देखिए इस तरह से, ऐसे याद रखेंगे कौन, सब, बस इतना सा, सब, ओब, री, बस लो सब। सीक्वेंट रिवर के अंतर्गत ये 4 नदियां हो गई, कौन, सब, ओब, री, कॉन्सिक्वेंट, सबसिक्वेंट, ऑब्सिक्वेंट और रिसिक्वेंट। रिसिक्वेंट ये रामावतार मीणा है सर, डिस्प्ले नहीं आ रही है।
वो देखिए दोस्तों, आप आपका एक बार देख लें, बाकी हमारे यहाँ क्लियर है, इधर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा-सा बेटा आप देखिए। तो देखिए इसमें जो अपन रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं, यहाँ मुख्य मुख्य जो नदी है उसको अनवर्ती नदी कहते हैं, जो ढाल का दिशा का अनुसरण करें। और इसकी जो सहायक नदी है, मुख्य नदी की जो सहायक नदी है, उसको क्या कहते हैं? सबसिक्वेंट कहते हैं, प्रवर्ती नदी कहते हैं। और इस प्रवर्ती नदी की जो सहायक नदी है, जो विपरीत दिशा से आकर के मिल रही है, उसको प्रत्यानवर्ती नदी कहते हैं, ऑब्सिक्वेंट। हाँ, सुनीता, क्लियर आ रहा है, बिल्कुल, बिल्कुल क्लियर आ रहा है, सभी की क्लियर आ रहा है, आवाज़ सबको सुनाई दे रही है। थोड़ा एक बार 2-3 बच्चे मुझे इस पर स्क्रीन पर मैसेज कर दें कि आवाज़ क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। यस, ठीक है बुराराम, ओके, ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके, ओके, बस, बस, बस महबूब, धन्यवाद। लोकेश कुमार नागर, धन्यवाद। सुरेश कुमार सैनी, लेखराज यादव, अरे क्या बात है! अंशु सिंह, बहुत दूर-दूर से मिल गए हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छा, 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 ओके, ओके, आइए, सब्जेक्ट पर आइए आप। ये दोस्तों, ये 4 नदियाँ हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। यदि आपको डायग्राम याद होगा, तो दोस्तों आप आसानी से हाँ, प्रतिभा, जगतपुरा प्रतिभा, बहुत धन्यवाद। यस, मुख्य नदी है, उसको अनवर्ती नदी कहते हैं, जो ढाल की दिशा के अनुसार बह रही है। और इसकी जो सहायक नदी है, उसको प्रवर्ती नदी कहते हैं, सबसिक्वेंट कहते हैं। और जो ढाल की दिशा के विपरीत चले, उसको प्रत्यानवर्ती नदी कहते हैं, उसको ऑब्सिक्वेंट भी कहते हैं। देखिए, अंग्रेजी भी याद रखना है। और मुख्य नदी के पैरेलल, मुख्य नदी के समानांतर जो नदी चल रही है, उस नदी को अपन कहते हैं रिसीक्वेंट। क्या बात है! डूंगरपुर से चंदूलाल रॉबर्ट, अरे धन्यवाद डूंगरपुर नरेश, थैंक यू। मतलब नॉर्थ राजस्थान, साउथ राजस्थान, वेस्ट राजस्थान और ईस्ट, मतलब पूरे पूरे राजस्थान से बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत है। बाड़मेर से प्रेम सोयल जुड़ चुके हैं, संदीप बीकानेर से जुड़ चुके हैं, सभी का अभिवादन, सभी को धन्यवाद। रात्रि के सभी को राम राम, सभी को राम राम। मांगीलाल चौधरी पाली से जुड़ चुके हैं, अलवर से संदीप जुड़ चुके हैं, सभी का मोस्ट वेलकम। जोधपुर से, ओहो क्या बात है, कुमार ललित टोंक से, सुरीला चूरू से, दौसा से लेखराज जाटा, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप आपकी वजह से ये क्लास दोस्तों, मैं मानता हूँ कि अप्रत्यक्ष रूप से आप ऊर्जा मुझे प्रदान कर रहे हैं। लालसोट से रामनेत जुड़ चुके हैं। अच्छा, ठीक है, यस, आइए। तो देखिए, आप इसको क्या करेंगे, साथ के साथ नोट करते चलें। मैं थोड़ा-सा मैं इतना बता दूँ कि ये जो लाइव क्लास चल रही है, इसमें जिन बच्चों ने कोर्स खरीद नहीं रखा है या कोर्स खरीद रखा, सबके लिए है। लेकिन जैसे परमानेंटली जो जिन्होंने कोर्स खरीद रखा है, वो इस क्लास को कभी भी देख सकते हैं। बाद में जब भी आपकी इच्छा हो, 10 बार, 15 बार, 5 बार, जब भी, जब तक परीक्षा होगी तब तक ये आपको हमेशा आप एप्लीकेशन पर देखी जा सकती है। यस, हाँ, रिकॉर्डेड क्लास में होगी ये, बिल्कुल। ये क्या अभी लाइव चल रहा है, यही लाइव क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, तो जब भी आपकी इच्छा हो तब आप देख सकते हो। लेकिन वो लाइव क्लास, ये रिकॉर्डेड क्लास उनके लिए है, जिन्होंने हमारी एप्लीकेशन परचेज कर रखी है। यस, आगे देखिए, नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं, ये हो गया। आगे देखिए, नेक्स्ट अपन ने बात की थी अक्रमवर्ती, इनसिक्वेंट। अक्रमवर्ती नदी, सिंपल है, जो ढाल अपना स्वयं बनाती है, जो अपना समायोजन अपने अकॉर्डिंग करती है, जैसे सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, या अपन यूं कहें अपन यूं कहें कि हिमालय से, जो हिमालय है, हिमालय से जो निकलने वाली जो सभी नदियां हैं, वो इनसिक्वेंट रिवर का उदाहरण है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि हिमालय का उत्थान जारी है, अपलिफ्टमेंट जारी है, फिर भी नदियां अपने मार्ग को बनाई हुई है। इसका मतलब संबंधित नदियां अप्रदन का कार्य यथावत किए हुए है, और अप्रदन के तदोपरांत उनकी दिशा सदैव एक ही बनी हुई है। तो ऐसी नदियां इनसिक्वेंट कहलाती है। इनसिक्वेंट रिवर के अंतर्गत दोस्तों दो प्रकार की नदियां अपन यहाँ पढ़ते हैं। एक है पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती नदी,
एंटीसीडियंट, एंटीसीडियंट रिवर। दूसरी आती है अध्यारोपित नदी, अध्यारोपित, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सुपर इम्पोज्ड, सुपर इम्पोज्ड रिवर। दो प्रकार की नदी हो गई, एंटीसीडियंट रिवर और सुपर इम्पोज्ड। देखो इसमें थोड़ा सा माइनर अंतर है। यस हर्षिता, हर्षिता गुजर, आप उदयपुर से, ओके, बहुत अच्छा। देखिए यहां पूर्ववर्ती नदी का मतलब है जो पहले से बहती आ रही है, भले ही वहां उत्थान हो गया हो। जैसे मैंने अभी बताया था कि प्रारंभिक तौर पर जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है और कार्बोनिफेरस काल से पहले की अगर बात करें, पैलेयोजोइक से पहले की अगर बात करें, तो वन कॉन्टिनेंट एंड वन ओशियन, और वन कॉन्टिनेंट था उसका नाम क्या था, पेंजिया। पेंजिया इज ए सुपर कॉन्टिनेंट एंड वन ओशियन जिसका क्या नाम था, पेंथालासा। पेंथालासा भी एक महासागर था, एक महाद्वीप था। उस समय से यहाँ नदी बह रही है, जो आज भी बह रही है, जो पहले भी बह रही थी और वो आज भी बह रही है। तो तत्कालीन परिस्थितियों में जैसे सिंधु, इंडो बर्मा, इंडो बर्मा तत्कालीन परिस्थितियों में तैतीस सागर में गिरती थी। आज तैतीस सागर पर हिमालय पर्वतमाला एंडोजेनेटिक फोर्सेज के द्वारा उत्पन्न हो गया, फिर भी वो नदियां आज भी वहीं बह रही है। तो इस प्रकार की जो नदियां जो पहले से भी बह रही है, आज भी बह रही है, आज भी अपना रास्ता वहीं बनाई हुई है, तो वो नदियां दोस्तों एंटीसीडियंट रिवर के बेस्ट एग्जाम्पल है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में आ जाता है, तो आप इसके लिए आप याद रख सकते हो, सिंधु रिवर एक बहुत अच्छा उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एंटीसीडियंट रिवर के बेस्ट एग्जाम्पल है। ये कई बार पूछा जाता है कि सिंधु रिवर निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदी है, एंटीसीडियंट। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदी है, एंटीसीडियंट रिवर का एग्जाम्पल है। या आप अगर कुछ भी याद नहीं रहे तो आप तो एक ही बात याद रख लें कि लगभग हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उन सब ये ये जो सभी नदियां हैं वो दोस्तों एक तरह से एंटीसीडियंट रिवर के बेस्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है सुपर इम्पोज्ड। सुपर इम्पोज्ड का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कोई नदी बह रही है और वहां पर अप्रदन की प्रक्रिया हो गई और फिर अप्रदन में भी फिर अप्रदन हो गया हो, फिर भी नदी बह रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि एक नदी पर दूसरी नदी अध्यारोपित हो जाती है। जैसे आप अगर चंबल नदी पढ़ेंगे, सोन नदी पढ़ेंगे, तो चंबल नदी के पूरे अगर ड्रेनेज सिस्टम को अगर आप देखेंगे तो दोस्तों चंबल नदी में अनेक सहायक नदियां उसके लेफ्ट राइट साइड से आएगी। और देखिए चंबल नदी अपने उद्गम के बाद नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती है, चंबल नदी नॉर्थ ईस्ट की ओर बहती हुई चलती है। तो देखिए यहाँ पर जो है जब ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ बह करके चलेगी तो अ, नदी के ऊपर नदी अध्यारोपित हो रही है, तो ऐसी नदियों को कहते हैं अपन सुपर इम्पोज्ड अध्यारोपित नदियां, जिसमें चंबल रिवर सिस्टम, सोन रिवर सिस्टम एक तरह से अध्यारोपित नदियों के एग्जाम्पल है। सुरीला जाखड़ राइट है, आप जो कह रहे हैं वो भी सही है। तो एक तरह से अपन इस तरह से बात कर सकते हैं। हाँ यस बिल्कुल सही है, कार्बोनिफेरस काल में हिमालय नहीं था, हिमालय तो आ जाए है, हिमालय तो आ जाए। अपन बात ये कर रहे हैं राम किसान कि हिमालय से भी पहले यहाँ नदियां बह रही थी, मतलब 33 सागर था तब भी नदियां बह रही थी, जिसको अपन इंडो बर्मा कहते हैं। और आज हिमालय का उत्थान हो गया, आज हिमालय का उत्थान हो गया सिनोजोइक काल में जाकर के, तो भी वो नदियां बह रही है, यानी ठीक है। तो कार्बोनिफेरस काल में कोई हिमालय नहीं था, हिमालय तो अभी सिनोजोइक काल में आया, अभी 6.5 करोड़ वर्ष पहले आया है, फिर भी यहाँ पर नदियां बह रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो नदियां पहले से भी बहती आ रही है, अभी भी जो बहती चल रही है, उनको एंटीसीडियंट कहते हैं। और जिन्होंने अपने जो ढाल प्रवणता है उसमें कई नदियां आकर के लेफ्ट राइट से मिल गई हो, वो नदियां क्या कहलाती है, अध्यारोपित नदियां कहलाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ हमने नदियों के अलग मेजर रूप से प्रकार की बात की है, इनको बहुत ही ब्रीफ में आप दोस्तों याद कर लेंगे। मैं इस चैप्टर को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो देखिए नदी जो नदी के अपन ने कल जो कार्य पढ़े थे, 53 कार्य पढ़े थे,
त्रिपद कार्य का मतलब यह है कि नदी अप्रदन करेगी, परिवहन करेगी और निक्षेपण करेगी। जहां से भी अप्रदन करेगी मीन्स उस मलबा का अप्रदन करेगी और उस मलबा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के निक्षेपित करती है। एक बात आप याद रखना दोस्तों, है जो भी मलबा है या अवसाद जो कि अनाच्छादन प्रोसेस के द्वारा बना है, तो ये देखिए, यदि वहां नदी काम करती है तो उस मलबा को आप कहते हैं जलोढ़। यदि वहां पवन काम करती है तो उस मलबा को आप कहते हैं वायोड। क्या कहते हैं? वायोड। यदि वहां पर मान लीजिए सागरीय लहरें काम कर रही है, सागरीय लहरें, तो उसके लिए शब्द यूज होता है पुलिन। कौन सा शब्द यूज होता है? पुलिन। और यदि मान लीजिए वहां पर कास्ट प्रदेश है, कास्ट प्रदेश यानी चूना पत्थर है और भूमि जल अगर वहां काम करता है तो वहां जो मलबा जमा होता है उसके लिए कहते हैं स्प्लियोथेम। उसको क्या कहते हैं? स्प्लियोथेम कहते हैं। और मान लीजिए वहां हिमानी काम कर रही है या हिमनद काम करते हैं तो उसको अपन कहते हैं हिमोड। क्या कहते हैं? हिमोड। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मोरेन। मोरेन। तो कभी कभी देखिए दोस्तों, संगत कीजिए सुमेलित कीजिए, संगत कीजिए सुमेलित कीजिए, फाइनली ये कंप्लीट मलबा है। फाइनली ये कैसा है? कैसा है? ये मलबा है। हिमनद के द्वारा हिमोड नदी के द्वारा जलोढ़ बनता है, पवन के द्वारा वायोड बनता है, सागरीय लहर के द्वारा पुलिन बनता है, काश प्रदेश के द्वारा स्प्लियोथेम बनता है। ये सभी मलबा है लेकिन माध्यम अलग है, निक्षेपण हुआ है। तो इस तरह से मेरा कहने का मतलब है कि संबंधित जो प्रक्रम है उन प्रक्रमों के द्वारा इस पृथ्वी तल पर अलग अलग प्रकार की लैंडस्केप डेवलप होते हैं, अलग अलग प्रकार की स्थलाकृतियां बनती है, जिसमें सबसे पहले दोस्तों देखिए अपन यह बात कर रहे हैं अप्रदनात्मक स्थलाकृतियां। आप रजिस्टर उठा लीजिए और एक बार नोट कर लें कि कौन कौन से अपन लैंडस्केप पढ़ेंगे। अप्रदनात्मक स्थल रूप, इरोजनल लैंडस्केप, इरोजनल लैंडफॉर्म, यहां अपन पढ़ेंगे वी आकार की घाटी, वी आकार की वी सेप्ट वैली। नंबर 2 गोर्ज। गोर्ज अंग्रेजी शब्द है, हिंदी में इसको कंदरा कहते हैं। गोर्ज। केनियन, वी आकार की घाटी, गोर्ज, केनियन। नेक्स्ट जलगर्ती का, नोट करते चले आप, जलगर्ती का, पोर्ट होल, जलगर्ती का पोर्ट होल। यस सही है। अभी स्लाइड वापस फिर दिखा देंगे, एक बार मैं इसको कर रहा हूं। जलगर्ती का पोर्ट होल, शिप्रिकाएं, शिप्रिकाएं अंग्रेजी में कहते हैं रैपिड्स। क्या कहते हैं? रैपिड्स। नेक्स्ट जलप्रपात, जलप्रपात, वाटरफॉल, वाटरफॉल, जलप्रपात। मैं इधर लिख रहा हूं संरचनात्मक
स्ट्रक्चरल बेंचेज, सोपान। नेक्स्ट, मियांडर्स, हिंदी में कहते हैं लेक या चाप झील। इसके कई नाम हैं जो अपन आगे बात करेंगे, अभी एक एक सबकी डिटेल करेंगे। ऑक्स, ऑक्सबो लेक। नेक्स्ट, मोनाडनोक, संप्राय मैदान, पेनीप्लेन। पेनीप्लेन के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग नाम रखे हैं, जो भी अपन आगे बात करेंगे। ये इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, अगर आप इनको मेजर तौर से अगर देखना चाहें तो ये लैंडस्केप है। वी आकार की घाटी है, गोर्ज है, कैनियन है, जलगर्तिका है, शिप्रिका है, जलप्रपात है, संरचनात्मक सोपान है, मियांडर्स है, चाप झील है जिसको अपन ऑक्सबो लेक कहते हैं, मोनाडनोक है, संप्राय मैदान जिसको पेनीप्लेन। ये लैंडस्केप दोस्तों सभी तृतीय श्रेणी के उच्चावच है। ये कैसे हैं? तृतीय श्रेणी के उच्चावच। हाँ, लक्ष्य अभी मैं बैग देके आगे दिखा दूंगा, ठीक है। पीछे वाली स्लाइड दिखा देंगे बेटा, अभी एक बार आप जुड़े रहिए, आगे बात करेंगे। तो देखिए, इसमें आगे अगर अपने इसमें देखें, सबसे पहले अपन एक एक की क्लियर करते हुए चलेंगे। आप नोट कर लीजिए, वी सेप्ट वैली, वी सेप्ट वैली कार की कैसी घाटी है? वी आकार की घाटी, यानी अंग्रेजी के वी अक्षर की भांति नदी के लंबवत स्वरूप ये बन जाती है। नदी के लंबवत अपर्दन के परिणाम स्वरूप दोस्तों इसका मुख्य रूप से निर्माण होता है। तो देखिए, संबंधित सतह पर इसकी जो बनती है वो इस प्रकार की स्थिति बनती है। ये इस तरह से नदी बहती हुई चलती है। यानी एक 20 आकार की घाटी का यहाँ पर निर्माण हो गया। नदी के लगातार लंबवत अपर्दन से वी आकार की घाटी का इसमें निर्माण होता है। तो इसमें जो अपन इसको डिफाइन करेंगे वो यूं करेंगे, नदी के युवावस्था में। आप थोड़ा ये ध्यान रखना, डब्ल्यू एम डेविस ने नदी की 3 अवस्थाएं बताई है: युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्णावस्था। तो जो यूथ स्टेज है, उस यूथ स्टेज में नदी क्या करती है कि या तो हेड इरोजन करेगी या वो लंबवत अपर्दन करेगी। तो नदी नदी के युवावस्था में लंबवत प्रदन करने के परिणाम स्वरूप, नदी के युवावस्था में लंबवत अपर्दन करने के परिणाम स्वरूप
अंग्रेजी के वी अक्षर के समान आकृति बन जाती है। वी अक्षर के समान आकृति बन जाती है, जिसे जिसे वी आकार की घाटी कहते हैं। वी आकार की घाटी कहते हैं। एक सिंपल डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसका मेजर फीचर, आप इसकी मेन जो फीचर्स है, तीव्र ढाल होते हैं। ये देखिए, ये इस स्लोप की बात कर रहे हैं। ये कैसा है? तीव्र ढाल है। पार्श्विक जो किनारे हैं, पार्श्विक जो किनारे हैं वो तीव्र ढाल वाले होते हैं। ये इसकी दोस्तों मेजर विशेषता है। अभी जैसे अपन ने गोर्ज की बात की और कैनियन की बात की, देखिए अभी आगे जो बात करेंगे गोर्ज। गोर्ज का मतलब यह है कि ये और अधिक गहरी हो जाए। गोर्ज का मतलब यह है कि वी आकार की घाटी में लगातार अप्रदन होने की वजह से ये और अधिक गहरी हो जाए तो उसको गोर्ज कहते हैं। और यदि गोर्ज भी लगातार अगर उसमें अप्रदन होता रहता है तो वो भी अगर अधिक गहरी हो जाए तो गोर्ज किस में बदल जाएगा? कैनियन में बदल जाएगा। यानी गहराई कम किसकी है? वी आकार की घाटी की। फिर उससे ज्यादा गहरा कौन है? गोर्ज। फिर उससे ज्यादा कौन है? कैनियन। तो इसमें देखिए, जो नेक्स्ट दूसरा जो लैंडस्केप लिखा हुआ है गोर्ज, वी आकार की घाटी में सतत रूप से या लगातार लंबवत अप्रदन। लंबवत अप्रदन का मतलब मुख्य घाटी गहरी हो जाएगी। लगातार लंबवत अप्रदन होने से निर्मित घाटी यानी अब इसके ढाल और तीव्र हो जाएंगे। ढाल और क्या हो जाएंगे? इसके ढाल और अधिक तीव्र हो जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए किसी स्थान पर ये वी आकार की घाटी बन गई, और यदि ये और अधिक गहरी हो जाए तो ये गोर्ज हो गया। और यदि ये और अधिक गहरी हो जाए, एक स्टेज ये है, पहली स्टेज ये है, नेक्स्ट स्टेज ये है, तो ये क्या? वी आकार की घाटी। ये क्या? गोर्ज है। और ये क्या है? कैनियन है। तो नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं 3 नंबर, कैनियन। अब देखिए, आपको कैनियन में एकदम खड़े ढाल, गोर्ज का विस्तृत रूप, गोर्ज का विस्तृत रूप कैनियन कहलाता है। कैनियन क्या कहलाता है? कैनियन कहलाता है। इसमें कैनियन की बात कर रहे हैं अपन। कैनियन में पार्श्विक किनारे, पार्श्विक किनारे लगभग समकोण पर होते हैं। 90 डिग्री के एंगल पर, लगभग समकोण पर। देखिए, सभी छात्र, आवाज सुनाई दे रही है आराम से? संसार का जो सबसे गहरा कैनियन है उसका एक मैं एग्जांपल नोट यही कर रहा हूं, नोट करके लिख रहा हूं। नोट, संसार का सबसे गहरा कैनियन है ग्रांड कैनियन। ये किस नदी ने बनाया है? ये कोलोरिडो नदी ने।
संसार का जो सबसे गहरा कैनियन कौन है? ग्रैंड कैनियन। और ग्रैंड कैनियन का जो निर्माण किसने किया है? कोलोराडो नदी ने। यस, राइट। रामकिशन बेरवा राइट है। कोलोराडो नदी ये उत्तरी अमेरिका में बहती है। कहाँ बहती है? उत्तरी अमेरिका में। जब अपन रीजनल स्टडी करेंगे तब अलग से और बात कर लेंगे कौन सी नदी का उद्गम कहाँ है, कौन से महासागर में गिरती है। ये उत्तरी अमेरिका की नदी है जो कि ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है। तो कभी कभी परीक्षा में प्रश्न इस तरह से भी आ जाता है कि संसार का सबसे गहरा कैनियन कौन सा है? ग्रैंड कैनियन। और ग्रैंड कैनियन का निर्माण कौन सी नदी करती है? कोलोराडो। कौन सी नदी करती है? कोलोराडो। धन्यवाद। धन्यवाद सुनीता लामा, अच्छा आंसर दिया है आपने। कोलोराडो। आपसे पूर्व भी आंसर दे चुके हैं। हाँ, यस, ये संदीप राइट है। जैसे अपन जो गोर्ज की बात करें, आपने अ, जैसे भारत में जम्मू कश्मीर में सबसे गहरा जो गोर्ज बनाती है, सिंधु गोर्ज। अपन हिमालय का जब विस्तार पढ़ते हैं, हिमालय का जब विस्तार पढ़ते हैं कि सिंधु गोर्ज से लेकर के ब्रह्मपुत्र नदी तक है, सिंधु गोर्ज से लेके ब्रह्मपुत्र नदी तक है। तो इसमें सिंधु गोर्ज एक तरह से देखिए, थोड़ा सा मैं आपको ये बताता हूँ जो फैक्ट्स है। जैसे मान लो इसकी गहराई कितनी है, फैक्ट से लेके वैसे कोई क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो गहरा है ये इसकी ग्रैंड कैनियन की बात करें तो राइट है, ये लगभग 2000 मीटर इसकी डेप्थ है। आप राउंड फिगर में याद कर लें। लेखराज जाटो, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, लगभग 2000 मीटर इसकी गहराई है। नेक्स्ट देखिए, ये मैं एक आपको इसका कैनियन का वो डायग्राम बताता हूँ। हमारे पास जो कैनियन का एक बार डायग्राम बता रहा हूँ मैं आपको। यस, अब देखिए दोस्तों, ये अब इसको देखो आप, एकदम खड़े डाल ये नदी बह रही है, और ये खड़े डाल। लगभग संपूर्ण पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये कैनियन है। ये क्या है? कैनियन है। इसी प्रकार से अभी मैं आपको देखिए स्क्रीन पर एक तरह से ये कैनियन है। अभी जो वी आकार की जो घाटी की दोस्तों अपन बात कर रहे थे, यस, देखिए इस तरह की स्ट्रक्चर बन रही है, वी शेप। हालांकि मैंने बना दी है, मैं केवल एक समझाने के तौर से मैंने यहाँ पर लिखा है। सर जी, गॉर्ज और कैनियन कौन से प्रकार के उच्चावच है? देखिए, गोर्ज और कैनियन यहाँ नदी के द्वारा हो रहा है, तो ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच है उमेद बेरवा। जो गोर्ज और कैनियन अपन नदी अप्रदन से बात कर रहे हैं, ये तृतीय श्रेणी के उच्चावच है। ठीक है उमेद, इसमें शामिल करोगे तृतीय। एक ही लाइन याद रखो आप, अलग अलग जो भी बहिर्जात बलों के द्वारा निर्मित होते हैं वो सभी उच्चावच, सभी स्थल रूप तृतीय श्रेणी के उच्चावच कहलाते हैं, थर्ड ऑर्डर रिलीफ में शामिल होते हैं। बस एक ही लाइन, जो एक्सोजेनेटिक, जो बहिर्जात बलों के द्वारा जो भी उच्चावच बनते हैं वो तृतीय श्रेणी के अंतर्गत शामिल होते हैं। उम्मीद आपके क्वेश्चन का जवाब क्या है? थर्ड ऑर्डर रिलीफ, तीसरे प्रकार के उच्चावच। विजय लक्ष्य में बिल्कुल राइट है, थर्ड है। उम्मीद बिल्कुल ठीक है, ठीक है उम्मीद, ओके बेटा, यस। आगे चलिए आप। तो देखिए, यहां मैं वापस रिवर्स कर रहा हूं। अपन ने कहां तक बात कर ली थी? अपन बात जो कर रहे थे, ये यहां पढ़ रहे थे अपन। अपन ने गोर्ज कैनियन यहां तक बात कर ली थी। अब अपन आगे बात कर रहे हैं। आगे देखिए आप, दो तीन शब्द हैं
एक है जलगर्ती का, पोर्टहॉल। जलगर देखिए, नदी के जो कार्य थे, नदी अपघर्षण करती है, नदी सन्निकर्षण करती है, नदी जलदाब क्रिया करती है, हाइड्रोलिक प्रेशर करती है। हाइड्रोलिक प्रेशर और नदी के अपघर्षण के परिणाम स्वरूप इसकी जो सतह होती है, जैसे मान लीजिए किसी भी स्थान पर नदी बह रही हो, ये ऊपर वाला पार्ट है, और नदी मान लीजिए इस तरह से बहती हुई चल रही है, तो जो नदी की जो तली है, ये तली है नदी की, इसमें लगातार अपघर्षण की प्रक्रिया चलती है। अपघर्षण का मतलब है तल जो सतह है वो रेगमाल की भांति कटती हुई चलती है, अप्रदित होती हुई चलती है। जब अप्रदित करती हुई चलती है और जलदाब क्रिया होती है, तो दोस्तों यहाँ नदी के द्वारा छोटे छोटे छिद्र बनाती छिद्र बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र बना दिए जाते हैं। तो इसमें धीरे धीरे दोस्तों बहती हुई नदी में इस तरह के छिद्र बन जाते हैं। और आपको पता है, जब से ये नदी बह रही है तो यहाँ पानी इस तरह से रोटेट होता हुआ चलता है, घूमता हुआ चलता है इस तरह से, मतलब एक तरह से भंवर बन जाते हैं वहां पर। एक तरह से क्या बन जाते हैं वहां पर, भंवर बन जाते हैं। तो नदी में इस प्रकार के जो अर्धवृत्ताकार जो छिद्र होते हैं एक तरह से, या ग्रतनुमा संरचना, जो लगभग अंडाकार होते हैं, क्या होते हैं, अंडाकार होते हैं। ये जो अंडाकार जो संरचना है, हाँ बेटा उमेद, द्वितीय श्रेणी के उच्चावच नहीं होते हैं। गोर्ज कैनियन ये बेटा बहिर्जात बलों के परिणाम स्वरूप बने, इसलिए तृतीय श्रेणी के गोर्ज और कैनियन आपको सेकंड में बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। ये रामोतार सही है, हाँ रामोतार सही है। सर अवनमन कुंड भी यही है क्या? यस, अभी अपन धैर्य रखो बेटा, अभी बात कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे ये जो जल गर्ती का है, ये अगर ये इसका आकार और बढ़ जाए, हो जाए, ये गहरी हो जाए, तो इसे ही अपन कहते हैं अवनमन कुंड। इसको अपन क्या कहते हैं, अवनमन कुंड। और इंग्लिश में कहते हैं, हम मौन चाहिए, प्लंज पुल। प्लंज पुल यानी जल गर्तिका का कैविटेशन के परिणाम स्वरूप, गुहिकायन के परिणाम, राइट सही है, कैविटेशन के परिणाम स्वरूप यदि ये और अधिक गहरी हो जाए, लगातार अपघर्षण भी हो रहा है, लगातार अपर्दन भी हो रहा है, लगातार हाइड्रोलिक प्रेशर भी हो रहा है, लगातार गुह्याकन की प्रक्रिया भी चल रही है, कैविटेशन भी हो रहा है, राइट है सिमरन, मीना, ज्ञानपुरा, बांसु, राइट, बिल्कुल सही सही। इसके परिणाम क्या होगा, गहरी हो जाएगी, यानी जल गर्तिका गहरी हो जाएगी तो क्या बनाएगी, अवनमन कुंड। तो एक तरह से दोस्तों आप जो यहाँ लिख ये सकते हो, नेक्स्ट जो लैंडस्केप जो अवनमन जो कुंड है या प्लंज पुल है,
प्लंज पुल का मतलब है नदी के केविटेशन, हिंदी में कहते हैं गुहिकायन एवं अपघर्षण करने के कारण यदि जलगर्ती का गहरी हो जाती है, तो इसे अवनमन कुंड कहते हैं। अवनमन कुंड। अवनमन कुंड कहते हैं। बस सिंपल। एक तरह से जो पोर्ट होल है उसका विस्तृत रूप, क्या कहलाता है? अवनमन कुंड कहलाता है। नेक्स्ट है सिप्रिकाए। क्षिप्रिकाएं रैपिड्स। देखिए रैपिड्स। नेक्स्ट जो अप्रदनात्मक जो इस्तेमाल करती है रैपिड। हाँ हर्षिता, आप पूछ रहे हैं सर नेटवर्क इश्यू है शायद, क्लास रुक कर चल रही है। ये आपके प्रॉब्लम है और बच्चों के प्रॉब्लम नहीं है, और किसी भी बच्चे के प्रॉब्लम नहीं है, सभी सही है। ये आप ही की थोड़ी सी दिक्कत है। हर्षिता आप देखिए, हाँ आप ही देखिए, नेटवर्क प्रॉब्लम यह नहीं है। नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है कि आपका नेट वगैरह खत्म हो रहा हो। आप प्लीज आप खुद मैनेज कीजिए, हमारी तरफ से हम कोशिश करें। हाँ बुराराम बिल्कुल सही चल रहा है, धन्यवाद। तो देखिए नेक्स्ट सिप्रिका। सिप्रिका का मतलब ये है कि जैसे कोई भी सतह है और इस सतह पर मान लीजिए इस तरह से लंबवत रूप में यहाँ हार्ड रॉक्स आ गई, फिर यहाँ सॉफ्ट आ गई, फिर हार्ड आ गई, फिर सॉफ्ट आ गई, फिर हार्ड आ गई, फिर सॉफ्ट आ गई, फिर हार्ड आ गई। H means hard rocks, S means soft। और मान लीजिए ये नदी बह रही है, ये इस तरह से रिवर बह रही है। तो देखिए रिवर क्या करेगी, इसका जो हार्ड है इसका ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, सॉफ्ट का ज्यादा करेगी, यहां से ज्यादा करेगी, तो इसको इस तरह से अपराधित कर देगी। फिर ये नहीं हो पाएगी, फिर ये हो जाएगी, फिर ये नहीं हो पाएगी, फिर ये हो जाएगी, फिर ये नहीं हो पाएगी, इस तरह से। तो देखिए संबंधित स्थान पर जो जल है वो इस तरह से एक तरह से उछलता उछलता हुआ चलेगा। इस प्रकार की संरचना बन जाएगी। यहाँ पर जल उछलता हुआ चलेगा। सीता शर्मा सर आज सही, सर आज सही जा रही है आवाज। यस राइट सीमा, बिल्कुल। वो कल टेक्निकल प्रॉब्लम थी, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छी तरह से चल रही है, क्योंकि पूरा टेक्निकल स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, व्यवस्थित जा रही है। हम भी ये प्रयास करें कि हमारी आवाज और हम जो लिख रहे हैं वो क्लियर बच्चों को सुनाई देवे। पूरे राजस्थान से बच्चे जुड़े हुए हैं। यस। तो देखिए इस तरह से एक तरह से जल का
ये चलना रैपिड्स कहलाता है। अब होगा क्या, यही रैपिड्स क्या होगा, धीरे धीरे जलप्रपात में बदल जाएंगे। ये किस में बदल जाएंगे, जलप्रपात में। धन्यवाद बुराराम, बहुत बहुत धन्यवाद बुराराम। देखिए ये रैपिड्स क्या होंगे, उसमें बदल जाएंगे। कैसे, जलप्रपात, यदि नदी के मार्ग में लंबवत, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज रूप में कठोर एवं मुलायम चट्टानों का जमाव होता है, ठीक है। यस दोस्तों, 2 मिनट टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। आवाज आ रही, हाँ सभी, हाँ आवाज आ जाएगी। अभी मैं बोल नहीं रहा हूँ, आवाज, हाँ कविता आवाज आ रही है, यस ठीक है, ठीक है। ओके ओके, वापस आइए सभी बच्चे, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो गया है। वापस आप आइए, ठीक है उम्मीद, बिल्कुल ठीक है। सिमी ठीक है, आइए आप वापस आइए, सभी जुड़िए, वापस सभी बच्चे जुड़िए। खाना साथ साथ लेंगे अपन, सभी बच्चे एक साथ जुड़िए। मुझे भी भूख लग रही है, आपको भी। ममता चौधरी, मनसुखी, नागौर, मंगल, बहुत बहुत बढ़िया। चलें आगे, हाँ चलो सब बच्चे आ गए, धन्यवाद। हाँ भाई रविंद्र, तो देखिए इसमें यदि नदी के मार्ग में लंबवत क्षैतिज रूप से कठोर और मुलायम रॉक्स का जमाव होता है, जैसे अभी अपन जो बात कर रहे थे, मैं उसी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं। नदी के मार्ग में मान लीजिए इस तरह से जमाव, ये लंबवत हो गया, यहां हार्ड रॉक्स, ये सॉफ्ट हार्ड, सॉफ्ट हार्ड, सॉफ्ट। तो नदी क्या करेगी, जो बहती हुई जो नदी क्या करेगी, वो दोस्तों इस तरह से अप्रदन करती हुई चलेगी, इस तरह से अप्रदन। अब धीरे धीरे क्या, ये भाग तो कम अपराधित होगा, लेकिन ये और अधिक गहरा हो जाएगा, इस तरह से, इस तरह से अपराधित करती हुई चलेगी। फाइनली देखिए यहां एक सीढ़ीदार संरचना का निर्माण हो जाएगा, इस तरह से एक सीढ़ी नुमा संरचना बनेगी। संबंधित भाग पर एक सीढ़ी नुमा संरचना बनेगी, और यहां पर नदी दोस्तों इस तरह से ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी। बस इसे क्या कहते हैं अपन, जलप्रपात।
इसी को अपन क्या कहते हैं, वाटरफॉल। इसे अपन क्या कहते हैं, जलप्रपात। हाँ, कई जलप्रपात है, अंजिल जलप्रपात है, केरो नदी पर है। कई जलप्रपात है जो अलग से अपन रीजनल ज्योग्राफी में बात करेंगे, ठीक है। अंजिल जलप्रपात केरो नदी पर है, देश में है, ठीक है। सर निक पॉइंट 20, हाँ निक पॉइंट है, देव प्रकाश निक पॉइंट है, वो प्रदनात्मक ही इसला करती है, बिल्कुल देव सही है। निक पॉइंट अभी आगे अपन बात करेंगे, राइट है, निक पॉइंट उसी में आता है, जो कि एक तरह से नवोन्मेष का पर्याचक है, वो आगे अपन बात करेंगे। तो देखिए जलप्रपात की स्थिति ये, मतलब एक तरह से सीढ़ीनुमा संरचना बनती है। सर आवाज कट रही है, सुरीला, हाँ आवाज आ जाएगी क्लियर। देखिए जल का ऊपर से नीचे की ओर गिरना, अब इसमें जो रोक्ष है, ये जो रोक्ष है, ये लंबवत भी हो सकती है या क्षैतिज रूप में भी इनका जमाव हो सकता है। तो एक तरह से पहले देखो इसमें आप सीक्वेंस याद रखनी पड़ेगी। इसमें सबसे पहले रैपिड्स बनेंगे, और रैपिड्स से क्या बनेंगे, वाटरफॉल बनेंगे। रैपिड्स से क्या बनेगा, वाटरफॉल बनेगा। पहले शिप्रिका बनेगी और फिर लगातार जब अपर्दन होगा तो फिर क्या बनेंगे, वाटरफॉल बनेगी। इसी प्रकार से अभी अपन ने पहले बात की थी, पोर्ट होल जलगर्तिका बनी थी, और जलगर्तिका के गहरा होने पर प्लंज पुल बनता है। अवनमन कुंड क्या बनता है, अवनमन कुंड यानी जलगर्तिका। दोस्तों आप इनको दो दो शब्दों में याद रखेंगे तब याद होंगे। रैपिड्स पहले बनेंगे, रैपिड्स के बाद में, रैपिड्स के जो बाद में है वो क्या बन गए, वाटरफॉल बन गए लगातार अपर्दन होने से। और जो इधर है, नहीं अपने इधर नेटवर्क का कट रही है, देवप्रकाश से आवाज कट रही है, देखना एक बार टेक्निकल टीम चेक करना आवाज। बाकी के लोग एक बार मैसेज करना, वॉइस क्लियर आ रही है नहीं आ रही है। विजय, कुछ एक आध बच्चों के, अच्छा विजय क्लियर है, यस। तो फिर ये नेटवर्क प्रॉब्लम दोस्तों आपके, हो सकता है डाटा खत्म हो रहे हो, इस वजह से दिक्कत आ रही हो, बाकी यहाँ मेरे यहाँ क्लियर आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पोर्ट होल चेंज हो गया अवनमन कुंड में, जो रैपिड्स है वो किस में चेंज हो गए, वो वाटरफॉल में। हाँ बिल्कुल सही है श्रवण मीणा, बिल्कुल श्रवण सही कह रहे हैं, क्लियर आ रही है आवाज। आप अपने देखिए, बाकी जो छात्र सभी कह रहे हैं क्लियर आ रही है, ठीक है ठीक है, सीता क्लियर है, ठीक है बेटा। तो देखिए आगे अपन बात कर रहे हैं, नेक्स्ट लैंडफॉर्म अपन यहाँ पढ़ रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप देखिए, मियांडर्स। विसर्फ, विसर्प। देखिए नदी जब ये प्रौढ़ावस्था में चलती है, तो प्रौढ़ावस्था में चलती हुई जो नदी है वो क्या करती है कि धीरे धीरे अर्धवर्ताकार रूप में बहना प्रारंभ हो जाती है। अर्धवर्ताकार रूप में मतलब नदी इस तरह से घूमती हुई चलना, इस तरह से नदी घूमती हुई चलती, अर्धवर्ताकार स्ट्रक्चर बनाती है। तो दोस्तों देखिए इसे कहते हैं विसर्प। नदी में जो मोड़ बनते हैं, नदी में जो मोड़ बनते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, विसर्प कहते हैं। ये अर्धवृत्ताकार रूप में होते हैं, इसे मियांडर्स कहते हैं। दोस्तों टर्की देश में एक नदी है, एशिया माइनर, एशिया माइनर देश है टर्की, टर्की में एक नदी है मियांडर। दुनिया में सबसे ज्यादा जो मोड़ जो बनाती है वो मियांडर नदी है, और उस टर्की देश की जो मियांडर नदी है उसी के आधार पर दोस्तों ये नामांकन किया गया है मियांडर्स नदी। हालांकि हमारे
इंडिया में गंगा नदी, गंडक नदी, घाघरा नदी, ये भी बहुत बड़े बड़े विस्तार पे बनाती है। मीन्स सर्पिलाकार आकार में बहती है। एक तरह से सर्पिला आकार में नदी बहना प्रारंभ हो जाती है। इस सर्पिलाकार आकृति को ही देखिए, इसके सर्पिलाकार आकृति इसमें बनती है अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार, इसमें कई मोड बनते हैं। इसमें कई मोड बनते हैं। बिल्कुल मंगल, आप ऐसे पढ़ाते हैं जैसे हम उस स्थान पर जाकर उसका अध्ययन कर रहे हैं, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। धन्यवाद मंगल, बिल्कुल सही है। मैं भी यही चाहता हूँ कि बच्चे को ऑफलाइन की अनुभूति हो, महसूस हो कि मैं क्लास में ही बैठा हूँ। प्रतिभा, रिवर ट्रेस भी इसी में आते हैं क्या? बिल्कुल, अभी आगे बात करेंगे। धैर्य नदी वेदिका है, संरचनात्मक सोपान है, वो इसी में आते हैं। निक पॉइंट इसमें आते हैं। अभी अपन चल रहे हैं, प्रतिभा भी है, रिवर ट्रेस भी इसी में आते हैं, वो अभी अपना बात करेंगे आगे। अपन चल रहे हैं। तो देखिए, जो सर्पिलाकार आकृति है, मीन्स अर्धवृत्ताकार जो आकृति है, वो मियांडर्स कहलाते हैं। अब ये एक सामान्य मियांडर्स हो गया, सामान्य विसर्प। क्या हो गया? सामान्य विसर्प। लेकिन दोस्तों, यहां जो अपन पढ़ेंगे, मियांडर्स दो प्रकार के होते हैं। एक हो गया सामान्य विसर्प, और दूसरा हो गया अधःकर्तित। दो प्रकार के विसर्प हो गए, सामान्य विसर्प और अधःकर्तित विसर्प। सामान्य विसर्प और अधःकर्तित विसर्प। सामान्य विसर्प तो जो अभी अपन बात कर रहे थे, ये सामान्य विसर्प। अब एक ध्यान देना आप, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विसर्प में क्या है कि अप्रदन तो हो रहा है, लेकिन अप्रदन के साथ साथ आंशिक निक्षेपण भी हो रहा है। अप्रदन के साथ साथ क्या हो रहा है? आंशिक निक्षेपण भी हो रहा है। जैसे इधर देखिए, ये वाला पार्ट, इस पार्ट पर क्या होगा? धीरे धीरे जमाव हो जाएगा। इस वाले पार्ट पर क्या होगा? जमाव होगा। और यहां इधर वाले पार्ट पर, जो बाहर वाला पार्ट है, यहां दोस्तों कटाव होगा, मीन्स अप्रदन होगा। यानी बाहरी किनारे पर अप्रदन होता है और आंतरिक किनारे पर क्या हो गया? जमाव हो गया। तो जो स्ट्रक्चर जो बनता है, मैं इसी के आगे बात कर रहा हूं। एक तरह से इस वाले भाग पर निक्षेपण हो गया, कंकड़ पत्थर मिट्टी का जमाव हो गया, और ये वाला जो नीचे वाला जो भाग है, इस वाले भाग पर अप्रदन होता है। यानी बाहर वाला, बाहरी जो किनारे है, बाहरी किनारे पर क्या होता है? अप्रदन होता है, और अंदर वाले भाग पर क्या हो रहा है? निक्षेपण हो रहा है। जब इस तरह की प्रक्रिया चलेगी, जब निक्षेपण की प्रक्रिया चलेगी, यहां जब लगातार कंकड़ पत्थर मिट्टी, जब लगातार कंकड़ पत्थर मिट्टी, अगर इनका जमाव होता है, लगातार अगर जमाव होता हुआ चलता है,
तो देखिए दोस्तों, यह एक ढाल बनता है, उत्तल ढाल। साथ के साथ बनाते हुए चलें। कॉन्वेक्स, इसको कहते हैं कॉन्वेक्स स्लॉफ, या इसे कहते हैं स्कंद ढाल। और यहां जो ढाल बनता है दोस्तों, यहां ढाल बनता है अप्रदन वाले स्थान पर अवतल ढाल, जिसको क्लिफ ढाल भी बोलते हैं। क्लिफ ढाल कॉनकेव स्लोप का निर्माण होता है। तो देखिए, इसमें आप यूं समझिए कि विसर्प का जो आंतरिक भाग वाला भाग है, ये आंतरिक जो भाग है, इस आंतरिक भाग पर यहां पर तो निक्षेपण हो गया, और जो बाहरी किनारा है उस पर क्या हो गया, अप्रदन हो गया। एक तरह से अपन यूं कहें कि जो विसर्प है वो अधिक अप्रदन, अधिक अप्रदन एवं आंशिक निक्षेपण के परिणाम है। आंशिक निक्षेपण के परिणाम है, जिसके आंतरिक किनारे पर उत्तर ढाल बनता है, और जो बाहरी किनारा है वहां पर कौन सा ढाल बनता है, अवतल ढाल। इस अवतल ढाल को अपन क्या कहते हैं, क्लिप ढाल। अवतल ढाल को अपन क्या कहते हैं, इसको क्लिप ढाल अपन कहते हैं। तो देखिए, इस तरह से लगातार जो इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर जो बन रही है, इस प्रकार की जो स्ट्रक्चर बन रही है, वो क्या है, सामान्य विसर्प। तो कभी कभी एक विसर्प की विशेषता पूछ ली जाती है कि विसर्प में उत्तल ढाल कहाँ बनता है, आंतरिक भाग में। अवतल ढाल कहाँ बनता है, वो बाहरी किनारे पर बनता है। तो आप विसर्प को यूं परिभाषित कर सकते हो, बस इसको देख के ही करना है। मोड़दार या वर्ताकार या सर्पिलाकार आकृति विसर्प कहलाती है। क्या कहलाती है, विसर्प कहलाती है। अपन इस तरह से लिख सकते हैं, मोड़दार या वर्ताकार या सर्पिलाकार आकृति क्या कहलाती है, विसर्प कहलाती है। सीधे के सीधे अपन इस तरह से अपन जा सकते हैं। अभी आगे बात करेंगे, अभी लूप वगैरह जो बनेगा उसकी अपन आगे बात करेंगे बेटा। उम्मीद सर जी आपने लूप बनाया है, उसके अनुसार निक्षेपण उल्टा होगा। जो निक्षेपण होगा वो आंतरिक किनारे पर होगा, ठीक है, और जो अप्रदन होगा वो बाहरी किनारे पर होगा। सही उम्मीद, जो मैं बोल रहा हूँ वो राइट है। हाँ, आगे देखिए, इस संरचना में आंतरिक किनारों पर निक्षेपण होने से उत्तल ढाल एवं बाहरी किनारों पर अप्रदन होने से अवतल ढाल बनता है। अवतल ढाल बनता है। कौन सा ढाल बन गया, अवतल ढाल बनता है। इस संरचना को
संरचना को मियांडर्स कहते हैं। अतः मियांडर्स अप्रदन एवं आंशिक निक्षेपण के परिणाम है। निक्षेपण के परिणाम, ठीक है। आप इस तरह से इस लैंग्वेज को थोड़ा सा आप याद रखेंगे। अब देखिए थोड़ा सा आप आगे बढ़िए आप, जैसे कि इस तरह से नदी विसर्प बना रही है, तो ये नदी संबंधित जो नदी क्या करेगी, जैसे अभी अपन बात कर रहे थे कि इस आंतरिक किनारे पर कंकड़ पत्थर मिट्टी का जमाव कर रही है। यहां पर जब ये लगातार इस तरह से जमाव करती हुई चलती है, तो धीरे 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 दोस्तों ये पार्ट अलग हो जाता है। ये पार्ट अलग हो जाता है, मीन्स ये नदी फिर इस तरह से बहने लग जाती है कुछ समय के बाद लगातार। और इसमें से एक पार्ट अलग हो जाता है। इसी में से हुआ है ये वाला पार्ट। अब ये पानी एकत्रित रह गया, एक झील रह गई, इसको कहते हैं ओक्स बो लेक। कौन सी झील रह गई? ओक्स बो लेक। महबूब खान प्रश्न कर रहे हैं कि सर जी ये आकृति युवावस्था में बनती है या प्रौढ़ावस्था में? बेटा ये प्रौढ़ावस्था में चल रहे हैं अपन, इसमें चल रहे हैं प्रौढ़ावस्था में, युवावस्था में नहीं बन रही है, ठीक है महबूब, प्रौढ़ावस्था में चल रहे हैं। ये ओक्सबो लेक बन रही है। अब ये जो ओक्सबो लेक है इसके कई नाम, यस इसके कई नाम हैं। ये गाय का जो खुर होता है उसके समान बनती है, इसलिए इसको गोखरू कहते हैं, गोखुर कहते हैं। चाप आकृति बनती है इसकी, इसको चाप झील भी कहते हैं। विसर्प से अलग बनी है, इसलिए इसका नाम झाड़न झील भी है। इसका क्या नाम है? झाड़न झील, या इसको सू लेक और सू लेक के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं? और सू लेक के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। तो इसमें देखिए ऑक्सबो लेक, इसी का नाम क्या हो गया? गोखुर झील या चाप झील या झाड़न झील, या इसी का नाम है ओर्स सू लेक। चाप झील, ओक्सबो लेक, यानी विसर्प से अवशिष्ट, विसर्प से अवशिष्ट के रूप में उपस्थित, विसर्प से अवशिष्ट के रूप में उपस्थित झील चाप झील या झाड़न झील कहलाती है। ठीक है, थोड़ा सा आप ये इस तरह से याद रखेंगे तो देखिए आपको, अगर आप इनको सीक्वेंस में करेंगे तो आप आसानी से इनको याद रख लेंगे। अगर सीक्वेंस में नहीं है तो फिर दोस्तों आपको याद रखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप लगातार इस तरह से आप इनको याद रख सकते हो। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं, इसी क्रम में अपन बढ़ते हुए आगे दोस्तों चल रहे हैं। ये चाप झील हो गई। मुख्य रूप से हाँ, विसर्प दो प्रकार की बात की थी अपन ने। सामान्य विसर्प, एक है अधःकर्तित विसर्प। अधःकर्तित विसर्प का मतलब देखो, आप ये देख लीजिए, जिससे कि ये कोई विसर्प बना हुआ है। जैसे ये विसर्प बना हुआ है, ये एक सामान्य विसर्प है। ये कैसा विसर्प है? सामान्य विसर्प। यदि इसी विसर्प में और विसर्प बन जाए, यानी इस विसर्प में दूसरा और विसर्प बन जाए, ये विसर्प बन गया, इसमें ये फिर विसर्प बन गया, यानी विसर्प के अंतर्गत विसर्प बन जाना, उसको क्या कहेंगे? अधःकर्तित विसर्प। यानी सामान्य विसर्प में सामान्य विसर्प में विसर्प का बनना अधःकर्तित विसर्प अधःकर्तित विसर्प कहलाता है। अब ये क्यों हुआ? बात इंपॉर्टेंट ये है कि विसर्प के अंतर्गत विसर्प क्यों बना? विसर्प के अंतर्गत विसर्प इसलिए बना कि नदी वापिस वर्टिकल इरोजन प्रारंभ हो गया है। इसका मतलब ऑलरेडी जो साइकिल जो चल रही थी, वो साइकिल वापिस युवावस्था की तरफ वापिस चलेगी। मतलब इस साइकिल में, इस चक्कर में, इस नदी अपरदन में कोई ना कोई व्यवधान आ गया, और जब कोई ना कोई प्राकृतिक व्यवधान आ जाता है तो नदी वापिस लंबवत इरोजन करना प्रारंभ कर देती है। जब नदी लंबवत इरोजन प्रारंभ करेगी तो दोस्तों विसर्प के अंतर्गत विसर्प बन जाएगा। अतः इस प्रकार की स्थिति के लिए दोस्तों एक शब्द आता है, नवोन्मेष। कौन सा शब्द आ गया? नवोन्मेष। यानी नदी में कोई ना कोई रुकावट आ गई। नवोन्मेष का मतलब है नदी में पुनः चक्कर, पुनः साइकिल का प्रारंभ होना, अर्थात प्राकृतिक बाधा आने पर पुनः चक्कर मीन्स पुनः अपरदन चक्कर प्रारंभ होकर नदी में लंबवत प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी नवोन्मेष को प्राप्त होती है। और इसके
द्वारा उत्पन्न स्थल रूप, इसके द्वारा उत्पन्न स्थल रूप। यस विजय लक्ष्मी से पुनः युवावस्था में चली। इसके द्वारा उत्पन्न जो स्थल रूप है वो कहलाते हैं नवोन्मेष स्थल रूप। कहलाते हैं। बिल्कुल विजय लक्ष्मी सही कह रहे हैं कि नदी पुनः यौवन को प्राप्त हो गई है, नदी वापस युवावस्था में चली गई है। जब नदी युवावस्था में चली गई है तो दोस्तों यहाँ पर लंबवत अपवर्तन वापस प्रारंभ हो गया है, क्योंकि युवावस्था में जाती वर्टिकल इरोजन प्रारंभ हो गया। राइट, बिल्कुल विजय लक्ष्मी, वापस नदी युवावस्था में चली गई है, लंबवत अपवर्तन करना प्रारंभ कर देती है। और इनके द्वारा निर्मित स्थल रूप क्या कहते हैं? नवोन्मेष स्थल रूप। इन्हें ही कहते हैं बहुचक्रीय स्थल रूप। बहुचक्रीय स्थल रूप क्या कहते हैं? बहुचक्रीय स्थल रूप। बहुचक्रीय के मतलब ये है कि दो से अधिक अपवर्तन चक्कर वहां पर क्रियान्वित हो गए हैं, दो से अधिक अपवर्तन चक्कर वहां पर क्रियान्वित हो गए हैं, इसलिए उन बहुचक्रीय अपवर्तन के द्वारा जो भी लैंडस्केप बनेंगे उनको बहुचक्रीय स्थल रूप कहते हैं। तो आप इंपोर्टेंट ये ध्यान रखना, नदी के द्वारा नदी के द्वारा निम्न स्थल रूप निम्न स्थल रूप नवोन्मेष का परिणाम है। इन्हें बहुचक्रीय स्थल रूप भी कहते हैं। अब कौन कौन से हैं? जैसे अभी बात कर रहे थे अपन अधःकर्तित विसर्प, और अधःकर्तित विसर्प भी अपन यहाँ दो प्रकार के पढ़ेंगे। गंभीरीभूत विसर्प और दूसरा है अंतःकर्तित विसर्प। गंभीरीभूत विसर्प और अंतःकर्तित विसर्प, यहाँ पर अपन दो प्रकार पढ़ रहे हैं। दूसरा जो पढ़ेंगे इसमें निक पॉइंट। तो निक पॉइंट है, ये जो निक पॉइंट है वो भी नवोन्मेष का पर्याचक है। नेक्स्ट है नदी वेदिकाएं। रिवर ट्रेसेज, ये भी नवोन्मेष के पर्याचक है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से नदी के नवोन्मेष के परिणाम है, तो दोस्तों ये याद रखेंगे, एक तो अधःकर्तित विसर्प, एक निक पॉइंट, एक नदी वेदिकाएं। ये नदी वेदिकाएं भी क्या है कि जो स्ट्रक्चरल बेंचेज बनते हैं
और उनमें वापिस अगर लंबवत अपर्दन प्रारंभ हो जाता है तो दोस्तों नदी वेदिकाओं का निर्माण होता है, यानी वापिस प्रारंभ हो गया। तो कभी कभी यहाँ अपवाद स्वरूप ये पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से नवोन्मेष के प्रयाचक है या कौन कौन सी लैंडस्केप है, या निम्नलिखित में से मल्टीसाइक्लिक लैंडस्केप, निम्नलिखित में से मल्टीसाइक्लिक लैंडस्केप है। तो आपको दोस्तों ये इनको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। आप इनको अलग से नोट ही कर लें कि मल्टीसाइक्लिक लैंडस्केप कौन कौन से, अधःकर्तित विसर्ग और अधःकर्तित जो विसर्ग, गंभीरीभूत विसर्ग और अंतःकर्तित विसर्ग। और नेक्स्ट है इसमें निक पॉइंट और नदी वेदिकाएं, रिवर टेरेसेज। क्या है? रिवर टेरेसेज। तो देखिए इसमें यहां जो अपन बात कर रहे हैं मुख्य रूप से यहां जो बात कर रहे हैं अपन गंभीरीभूत विसर्ग की बात कर रहे हैं। इनमें अंतर इतना ही है, थोड़ा सा अपन उसी को एक को पूरा करते हैं। अभी आप बने रहिए भी क्लास में। अधःकर्तित अधःकर्तित विसर्ग में गंभीरीभूत विसर्ग और है अंतःकर्तित विसर्ग। ये जो विसर्ग है दोस्तों ये चौड़ाई में बढ़ते हैं। इनकी तली चौड़ी होती है और इनका आकार गहराई में अधिक होता है। अंतःकर्तित जो विसर्ग है इनका आकार गहराई में अधिक होता है और जो इनका आकार है वो चौड़ाई में ज्यादा होता है। कविता आपने क्या लिखा? हाँ, आपकी जो मैसेज है वो सही करो। आपका समझ में नहीं आ रहा, आपने क्या लिखा है? नवोन्मेष, हाँ यस, नवोन्मेष चाहिए। तो ये गंभीरीभूत विसर्ग चौड़ाई में इनका आकार ज्यादा होता है और ये गहराई में इनका आकार ज्यादा होता है। मेन अंतर इनमें यही है। तो देखिए दोस्तों, आज जो अभी ये क्लास अधूरी है, क्लास अपन अभी कल बात करेंगे। अभी अपन कल जो क्लास में पढ़ेंगे वो निक पॉइंट पढ़ेंगे, नदी वेदिकाएं पढ़ेंगे, मोनोडोनोक पढ़ेंगे, पेनिप्लेन पढ़ेंगे, निक्षेप जनित स्थलाकृतियां पढ़ेंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है जो दोस्तों अपन कल बात करेंगे। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। लंबे समय तक आपने मेरी क्लास अटेंड ली और अब मैं सभी को ये कहता हूँ कि आप सब भोजन प्रसादी के लिए तैयार हो जाएं और अपना अपने यथास्थान पर भोजन प्राप्त करें। शुभ रात्रि दोस्तों, धन्यवाद।